रिवीजन सीरीज में आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए टिश्यूज। 9th क्लास का बायो का चैप्टर है ये। बच्चे काफी बार मैंने इस चैप्टर में कंफ्यूज देखे हैं क्योंकि बहुत सारे चीजें नाम हो गए हैं याद करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है, एक एक चीज को सिस्टमाइज करके लर्न कराऊंगी। आज के ही वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इसमें बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के बारे में। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो कहेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज एक ग्रुप होता है कुछ सेल्स का, और जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इकट्ठे होकर के बहुत सारे सेल हुए, सबने मिलकर के कोई एक पर्टिकुलर काम करना शुरू किया, वो होता है टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। अब प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, और एनिमल का जो लाइफ स्टाइल है, वो दोनों का अलग अलग है। प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं तो उसके जो टिश्यूज होंगे वो उस तरीके से डेवलप्ड होंगे, सेडेंटरी लाइफ के लिए डेवलप्ड होंगे। और एनिमल्स का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, मूवमेंट भी करना है, बहुत सारी चीजें उसके। अब हम एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे तब करेंगे, तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, देखो अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये सिस्टमाइज्ड स्टडी है। इसको हम ऐसे करके देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एवर डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एवर डिवाइडिंग, मतलब ये वो सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो कहां पाए जाएंगे? ग्रोइंग रीजन में, जहां पे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ये बनते ही रहते हैं। तो ये उनको हम कहां कहां पे पाए जा सकते हैं, इस हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला एपिकल, टिप पे। मान लो ये प्लांट है तो इसकी एपेक्स पे सबसे ज्यादा ग्रोथ तो यहीं पे हो रही है, ऊपर है ना। रूट की टिप पे, शूट की टिप पे जो टिश्यू पाया जाएगा उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दूसरा हो जाता है आपका इंटरकैलरी, ठीक है। इंटरकैलरी या इंटरनोडल हम लोग बात करते हैं इसमें। ये कहां पाया जाता है? जो दो नोड्स होते हैं। देखो आप लोगों ने किसी भी टहनी को खोल के टहनी को देखोगे तो पाओगे कि नोड्स होते हैं। नोड्स मतलब कुछ गांठ होते हैं जहां से पत्तियां निकल रही हैं। पत्ती पूरी टहनी में से नहीं निकल रही होती, एक जगह से निकल रही होती है, रिंग जैसा बना हुआ होता है, उसको नोड कहते हैं। उनके बीच वाला एरिया जो है वहां पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी, जो कि लंबाई बढ़ाने में काम करता है। टिश्यू इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 2 नोड्स है, मान लो ये मेरी उंगलियां, इन दोनों नोड्स के बीच में जो टिश्यूज है ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर आता है लेटरल। लेटरल मतलब किनारे वाला, गर्ज बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में, तने की पतला सा टहनी शुरू होती है, फिर धीरे 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 वो बढ़ती चली जाती है। तो गर्ज बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये तो थे मेरिस्टेमेटिक, जो मतलब लगातार ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज वो हैं जिनकी ग्रोथ खत्म हो गई है, अब वो कुछ और काम करना शुरू करेंगे। इनका काम ग्रोथ का, इनके डिफरेंट काम है। अभी देखते हैं क्या हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। एक्चुअली क्या है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जब इनकी ग्रोइंग डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिनकी अभी अभी डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हुई है उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। फिर आ जाता है आपका कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या है? अभी बड़े सॉफ्ट टिश्यूज हैं, पैकिंग का एक तरह से ये काम करते हैं। अभी इनके अंदर बहुत सारा लिविंग मटेरियल है, भरा हुआ है। इनको 2 हिस्सों में भी बांट सकते हैं हम, क्लोरेन्काइमा और
एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कब? जब वो क्या कैरी कर रहे हैं? क्लोरोफिल कैरी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, पैकिंग का काम है, बहुत लचीले होते हैं, हार्ड नहीं होते। इस तरह से बड़े बड़े इस तरह के टिश्यूज ये होते हैं, यू पैकिंग बनी हुई होती है इसकी, ठीक है। तो अंदर जो है उनके काफी सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। अगर क्लोरोफिल है तो वो कहलाते हैं क्लोरेनकाइमा, और अगर एयर फिल्ड कैविटीज है तो वो कहलाती हैं एरेनकाइमा। अब एयर फिल्ड कैविटीज का क्या काम? एयर फिल्ड कैविटीज बायंसी देते हैं वाटर प्लांट्स में। एयर भरी हुई है तो वो उसको फ्लोट करके रखने में मदद करते हैं। जैसे कमल का वो जो फूल होता है, पत्ती होती है, उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें ऐसे करेंगे ना तो स्पंज की तरह उसमें से हवा निकलेगी, बुलबुले बाहर निकलेंगे। एरेनकाइमा होता है, वो क्या करके रखता है? एयर को ट्रैप करके रखता है बायंसी के लिए, ताकि वो पौधा फ्लोट करता रहे। कॉलेनकाइमा में जब हम आ जाते हैं तो क्या बात होती है? इसको रेस करती हूँ। कॉलेनकाइमा इससे पेरेनकाइमा से अगली स्टेज है। ये कुछ इस तरह के टिश्यूज होते हैं, ये कॉर्नर्स में ये अब ये टफ होना शुरू हो जाएंगे, टाइट हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉर्नर्स है ना ये टाइट होंगे। पहले एक सीमेंट लाइक मटेरियल इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इसको हम कहते हैं लिग्निन। पूछा जाता है लिग्निन के बारे में। लिग्निन क्या है? लिग्निन इज ए सीमेंट लाइक मटेरियल जो कि किसी भी सेल को टाइट और टफ करता है। टफ करेगा तो क्या शुरू हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट, लचीलापन है इसमें, टहनियों में है, ये पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं। लेकिन ये टफनिंग के लिए भी है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, बिल्कुल लचीले नहीं है कि टूट जाएंगे, मजबूती भी देते हैं और लचीलापन भी है इनके अंदर, क्योंकि अभी पूरा का पूरा लिग्निन डिपॉजिट चारों तरफ नहीं है। अगला आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ये कंप्लीटली डेड सेल्स हैं, फाइबर्स बन जाते हैं, जैसे नारियल के रेशे हैं। वो क्या है? ये खाली जमा होते चले जाते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ काम है मैकेनिकल सपोर्ट का। ये इस तरह के टिश्यू पाए जाएंगे, आप देखेंगे तो ये ना कंप्लीटली स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाते हैं। इनमें बहुत सारा स्क्लेरेनकाइमा होता है, फाइब्रस हो जाते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, इनमें बिल्कुल भी लिविंग कंपोनेंट है नहीं स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे खत्म हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ अगला आ जाता है, ये इसी तरह से पढ़ने के टेबुलर फॉर्म में आप पढ़ोगे तो आसान होती हैं चीजें, लेकिन अगर आप इनको एक एक करके रटने की कोशिश करोगे तो सिर्फ कंफ्यूज होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। ये इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या आ जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों का क्या काम है? एक तो पहली बात ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, अलग अलग तरह के इसके कंपोनेंट्स है। अभी बात करते हैं हम कंपोनेंट्स की। और ये क्या काम करते हैं? वस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, कंडक्शन करते हैं। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब कंडक्शन मूव करना। जाइलम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और फ्लोएम क्या लेके जाता है? जो फूड मटेरियल इन्होंने तैयार किया है उसको कंडक्ट करता है। तो कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं हम इनको, जाइलम और फ्लोएम को। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसीलिए हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह के कंपोनेंट से बने हुए, एक से ज्यादा तरह के सेल से बने हुए हैं। वो कंपोनेंट जान लेते हैं। देखो जाइलम की 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? फ्रैकेट्स, वेसल्स, फिर आ जाएगा आपका जाइलम, एक्स ही लिख देती हूं मैं, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेनकाइमा। इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स तो डेड कंपोनेंट है, इनमें कोई लाइफ नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये लिविंग कंपोनेंट है। कौन? जहां पे भी पेरेनकाइमा आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए पेरेनकाइमा क्या होता है? लिविंग होता है। ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, फाइबर्स हमेशा नॉन लिविंग होगा। ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर्स क्या हो गए? नॉन लिविंग पार्ट हो गए। और लिविंग पार्ट कौन सा हो गया? पेरेनकाइमा। फ्लोएम के भी मैं एक काम करती हूँ, यहां लिखती हूँ इसको, फ्लोएम के कंपोनेंट्स यहां लिख देती हूँ। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन से आप लोगों को याद भी होंगे? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिर आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा, एंड 4th इज फ्लोएम फाइबर्स।
उल्टा यहाँ पे है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स क्या थे, डेड थे, एक कंपोनेंट लिविंग था। यहाँ पे ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और फाइबर्स तो मैंने पहले ही बताया था आपको, फाइबर्स देखते ही क्या बता देना, ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछे तो बता सकते हो कि एक तो दोनों के दोनों 4 कंपोनेंट से मिलके बने, चारों कंपोनेंट्स आप बताओगे। फ्लोएम में 3 कंपोनेंट्स लिविंग हैं, एक कंपोनेंट नॉन लिविंग है। जाइलम में 3 कंपोनेंट्स नॉन लिविंग है, एक कंपोनेंट लिविंग है। जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं कंडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इन चीजों के साथ में प्लांट टिश्यूज कंप्लीट कर लिया है। अभी बताती हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज को भी। बच्चे कहते हैं मैम प्लांट टिश्यू तक तो ठीक है, समझ आ जाता है, एनिमल टिश्यू कंफ्यूजिंग है। एनिमल टिश्यूज की ना एक छोटी सी ट्रिक बना करके तैयार करेंगे, बहुत इजी लगेगा, आज गारंटी देती हूँ, अभी के अभी आप लोगों का टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, करते हैं हम लोग टिश्यूज के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज एनिमल टिश्यूज। देखो, ये स्टडी करने से पहले इनको बांट लेते हैं कितने तरह के होते हैं। आप लोग इस तरीके से याद करो कि आपके 4 पड़ोसी आए हैं घर पे, घर के आसपास रहने के लिए। उनके सरनेम याद हो जाएंगे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, है ना, याद हो जाएंगे। ऐसे ही याद करते हैं, ये अंग्रेज आए हैं बाहर से, इनकी सरनेम थोड़े से डिफरेंट है, उसको याद करते हैं हम लोग। एनिमल टिश्यूज कैसे हो जाएंगे, 4 पड़ोसी आए हैं। पहले पड़ोसी हैं मिस्टर एपिथेलियल, इनका सरनेम ना इनके काम से रिलेटेड है, अभी बताती हूँ कैसे। पहले है मिस्टर एपिथेलियल। एपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग, तो ये जहां जहां हमारी बॉडी में कवर करने की जरूरत है वहां उस जगह पे ये पाए जा सकते हैं। दूसरा है मिस्टर कनेक्टिव, बहुत मिलनसार लोग हैं, सारी बॉडी को जहां से इधर जोड़ना उधर जोड़ना, जितना भी कनेक्टिविटी है बॉडी में, दैट इज ड्यू टू मिस्टर कनेक्टिव। एग्जाम में मिस्टर कनेक्टिव लिख के मत आ जाना, याद करने का तरीका है ये। तीसरा है मिस्टर मस्कुलर, मसल्स, जहां पे मसल्स की बात आ रही, मूवमेंट्स की बात आ रही है, मूवमेंट क्यों हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहा है, वो आ जाएगा आपका मिस्टर मस्कुलर्स। ठीक है, मिस्टर मस्कुलर। फिर लास्ट एक आते हैं जहां पे भी हमें सोचने समझने की बात आती है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर जानी है, देखना सुनना सूंघना सब कुछ, टच, ये सारी कहां से आ जाएगा, मिस्टर नर्वस, न्यूरॉन्स इसके अंदर आते हैं। तो 4 फैमिली आ गई, मिस्टर एपिथेलियल, मिस्टर कनेक्टिव, मिस्टर मस्कुलर, मिस्टर नर्वस। मिस्टर हटा देना, ये सरनेम है सबके। ठीक है, अब इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। पड़ोसी तो आ गए, इनकी पड़ोसी में, इन पड़ोसियों की फैमिली में कौन कौन है जरा बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला आ जाता है स्क्वामस। फिर ये वाली बात कि ये सारे के सारे जो इनका काम है वही इनका नाम होता है। स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट, चपटा, पतला सा। ये स्क्वामस के आगे आप एपिथेलियल टिश्यू तो लिखेंगे, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, एक बिल्कुल पतली सी लाइनिंग वाले होते हैं। तो डेलिकेट ऑर्गन्स की कवरिंग हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अगर हम गाल के अंदर भी हमारी थोड़ी सी स्किन निकलेगी तो आप फील करते हो बड़ी पतली सी बारीक सी स्किन है। डेलिकेट ऑर्गन्स को कवर करने के लिए ये यूज होते हैं, जहां जहां अंदर बॉडी के अंदर कवरिंग्स। फिर आ जाता है एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, यही वाला स्क्वामस था, एक के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, बहुत सारे लेयर हो गई। अब बिल्कुल डेलिकेट सा तो था लेकिन फिर भी बहुत सारे लेयर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये जो हमारी स्किन है ना, इसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, ये यही स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है। तीसरा आ जाता है कॉलमिनार, खंबे जैसा, लंबे लंबे इस तरह के टिश्यूज होते हैं, ये लंबे लंबे सेल होते हैं इस टिश्यू के अंदर, ये इस तरह की कॉलम हो गई। ठीक है, ये पाए जाते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन सिक्रीशंस हो, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, वहां ये पाए जाते हैं एब्जॉर्प्शन वाले काम में। इसी का एक और दोस्त होता है कॉलमिनार का, सीलिएटेड कॉलमिनार।
सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड इसी तरह के में क्या हो जाएगा, ये इस तरह के सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो ये कहाँ होता है, जहां मूवमेंट कर रहा हो। इनका क्या काम होता है, रिदमिक, ये इस तरह से मूवमेंट करेंगी सीलिया, और किसी भी जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सांस के लिए, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पाए जाएंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या, ट्रैक्ट मतलब रास्ता जहां से खाना होकर जा रहा है हमारा अंदर, क्या करते हैं, ये धकेलने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। पांचवा हो जाता है आपका क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल ये इस तरह से, इस तरह के टिश्यूज होते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, मजबूती देते हैं, किडनी की इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट पाए जाते हैं। फिर सिक्स्थ होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड वाले। क्या होता है, ये सारे तो देखो कवरिंग का काम कर रहे हैं ना कहीं कवरिंग में है। अब कुछ एपिथेलियल टिश्यू अपना कवरिंग का काम छोड़ के ऐसे फोल्ड हो करके गांठ बन जाएंगे। ग्लैंड का मतलब होता है एक तरह से गांठ जैसा गोला, और इनके अलावा कुछ और फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, सिक्रेशन का फंक्शन, सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, है ना, तो क्या नाम है, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गए, ग्लैंड बन गए हैं, गांठ ग्रंथि बन गई है। अपना ये वाला काम छोड़ के इन्होंने क्या काम कर दिया, सिक्रेशंस का काम शुरू कर दिया है। तो ये फैमिली हो गई एपिथेलियम। 6 लोग हैं मिस्टर एपिथेलियल फैमिली में। स्क्वामास पतले चपटे, स्ट्रेटिफाइड बहुत सारे पतले चपटों को लेयर करके इकट्ठा करके मोटा बना दिया, जो स्किन है हमारे आउटर कवरिंग। कॉलमिनार खंबे जैसे लंबे लंबे, कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। सीलिएटेड कॉलमिनार कहाँ पाए जाते हैं, जहां मूवमेंट होना है किसी चीज का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये पाए जाते हैं सीलिएटेड कॉलमिनार सेल्स। क्यूबॉइडल क्यूब शेप, मजबूती देने के लिए किडनी की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर गांठ बन गई है, ग्लैंड्स बन गए हैं, नया फोल्ड 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 होकर के ग्लैंड बन गए हैं, और सिक्रेशन का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिस्टर कनेक्टिव के घर चलते हैं। मिस्टर एपिथेलियल से जान पहचान हो गई है, कनेक्टिव के घर चलते हैं। ये बहुत मिलनसार लोग हैं, सब जोड़ तोड़ करना है बॉडी को। हमारी बॉडी सबसे पहले कैसे जुड़ी हुई है, देखो, अगर हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो क्या हम जुड़े हुए होते, नहीं ना। सबसे पहले तो जोड़ का काम किसने किया, हड्डियों ने, बोन्स। हार्डेस्ट मैट्रिक्स, नो, सारे जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यू हैं, सबसे हार्ड मैट्रिक्स किसकी है, बोन की, मजबूत, पूरी बॉडी को जोड़ने का काम किया। दूसरा, एक और बहुत ही काम करने वाला टिश्यू है, लगातार काम करता रहता है, ब्लड। कभी किसी के काम को मना नहीं करता। इधर से इंटेस्टाइन ने बोला मेरा सामान एब्जॉर्ब करके सेल्स में पहुंचाओ, सेल ने बोला एक्सक्रीशन के लिए उधर ले जाओ, उसने बोला, ऑक्सीजन ने बोला मेरे को हार्ट तक लेके जाओ, हार्ट ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ के आओ। वो सारा काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ओनली टिश्यू विद लिक्विड मैट्रिक्स, गीला जिससे बना हुआ है, मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, लिक्विड बना हुआ है, लिक्विड से। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कभी, किससे बना है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स इनको कहते हैं। हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, हीम इज आयरन, ग्लोबिन इज प्रोटीन, इसका कॉम्प्लेक्स होता है, और वो उसकी क्या कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ये बाइंड कर सकता है, अपने साथ बांध के ले जा सकता है। आरबीसी के बाद आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का वॉरियर जो होता है, हमारे जो आउटर कोई वो आ जाए, पैथोजेंस आ जाए, तो उनको खत्म करने का काम कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। फेगोसिटिक होते हैं नेचर में, फेगोसिटिक एनगल्फिंग, जैसे ही पैथोजन आया खत्म, आउट। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का काम है थिकनिंग ऑफ ब्लड, गाढ़ा बना के रखने का है, क्लोटिंग करके रखने के लिए है। अगर गाढ़ा नहीं होगा तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पोरस होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से ब्लड फ्लो करके बाहर आ जाएगा। हेमरेज बोलते हैं उसको, जैसे डेंगू में हो जाता है ना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और लास्ट में अगर बहुत कम होता चला जाए तो डेथ तक हो सकती है। कुछ नहीं है, उसमें ब्लड इतना पतला हो जाता है प्लेटलेट ना होने की वजह से कि वो ब्लड वेसल से बाहर निकलने लग जाता है, लीकेज हो जाती है, तो उसको रोकता है प्लेटलेट। एंड ये सारे के सारे सेल किसमें सस्पेंडेड हैं, प्लाज्मा में। ये कंपोनेंट्स ऑफ
ब्लड है। प्लाज्मा जो लिक्विड है, सारा का सारा लिक्विड जो है उसके अंदर ये सारे सेल्स पड़े हुए हैं। ये पेल येलो कलर का होता है। ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड भी हो गए, किस किस से मिलके बने हुए हैं। फिर ब्लड के बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, देखो बोन्स ने जोड़ा हुआ है, लेकिन बोन्स तो 206 है हमारी बॉडी में। वो उन बोन्स को भी तो किसी ने जोड़ा हुआ है ना आपस में। ये 2 बोन है मान लिया अलग अलग, ये आपस में जुड़ी हुई है कि अलग अलग हैं? जुड़ी हुई हैं। इनको भी तो किसी ने जोड़ा, कनेक्टिविटी यहां भी तो हुई। तो बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला क्या हो गया? लिगामेंट। लिगामेंट बोन को हड्डियों से जोड़ रहा है, बांध के रखने का काम करता है। अब हड्डियों से हड्डी को जोड़ा तो है, देखो कई बार लिगामेंट और कार्टिलेज के बारे में पूछते हैं। जोड़ तो दिया, ये मेरा ये एक बोन और एक बोन जुड़ा तो हुआ है, लेकिन ये मुड़ना भी तो चाहिए, जुड़ा हुआ भी होना चाहिए, टफ होना चाहिए और इलास्टिक, ताकि ये मुड़ सके। नहीं तो ये ऐसे ही हाथ रहेंगे, मुड़ेंगे ही नहीं हम लोग जहां से बंध गए, राइट। लिगामेंट टफ होते हैं एंड वेरी इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स पे से मूवमेंट के लिए। होता है टेंडन। अब बोन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन बोन से मसल भी तो जुड़ी, खाली हड्डियां तो है नहीं हमारी बॉडी में। हड्डियों के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? मसल जुड़ी हुई है। फिर जुड़ने वाली बात आई तो इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों को मसल्स के साथ किसने जोड़ के रखा हुआ है? टेंडन ने जोड़ के रखा हुआ है। तो बोन टू बोन हो गया और ये क्या हो गया? मसल्स टू बोन। अब देखो, मजबूत होना है नो डाउट, लेकिन इलास्टिक अगर होगा तो हड्डी कहीं जा रही है, मसल पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है, पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर ये जो टिश्यू है ये बहुत टफ है बट नॉन इलास्टिक है। ये वाला टिश्यू टफ था और इलास्टिक था ताकि मूवमेंट्स हो सके। पांचवा आ गया इसका कार्टिलेज। कार्टिलेज नाक के आगे हमारे जितने भी बोन्स के जोड़ हैं उनकी स्मूथनिंग, देखो कहीं पे भी आप जॉइंट्स को देखो वो एकदम रफ और वो आगे से हड्डियां निकली हुई नहीं है, स्मूथ हैं। तो हमारे कान जो है कार्टिलेज के बने हुए, देखो टफ है लेकिन बोन की तरह टफ नहीं है, लचीले भी हैं। तो इन एरियाज को जॉइंट्स की स्मूथनिंग जहां पे है, नाक के आगे की शेप जो है वो कार्टिलेज की वजह से, हमारे कान कार्टिलेज की वजह से, क्योंकि उनको ऐसे खुला तो रहना है ताकि बहुत सारी वाइब्रेशन सुन सकें। लेकिन अगर ज्यादा टफ होगा तो टूट जाएगा। सोते टाइम सोए, सुबह उठा तो प्लास्टर लगाना पड़ा कान में अगर हड्डी होती तो, लेकिन कार्टिलेज के साथ तो ये चीज हो नहीं सकती। बढ़िया है ये स्मूथ। 6th आ जाता है आपका एरियोलर। एरियोलर हवा भरी हुई है, कहां पे? पैकिंग का काम करते हैं ये हमारी बॉडी में। इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल तो पैक हो रखे हैं, थोड़ी बहुत जो बचती है, बहुत कीमती ऑर्गन्स है हमारे, हम उनको ढीला थोड़े छोड़ सकते हैं। टाइट पैकिंग कौन करता है? एरियोलर टिश्यूज, वो पैकिंग का काम करते हैं। 7वां आ जाता है एडिपोज। एडिपोज फैट सेल्स होते हैं इसके अंदर। फैट सेल्स होते हैं कहाँ? ये हमारे स्किन के नीचे जितने भी फैट सेल्स है वो कौन है? एडिपोज टिश्यू। ये क्या करते हैं? इंसुलेशन, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, बॉडी की हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और जर्क्स वगैरह से, टूटने फूटने से हड्डियों को बचाते हैं, एडिपोज टिश्यूज। इसके साथ ही ये मिस्टर कनेक्टिव की फैमिली भी पूरी होगी। भाई मिस्टर कनेक्टिव की फैमिली बड़ी है भैया, काम भी तो बहुत लोगों के साथ जोड़ तोड़ करके रखना है, तो फैमिली भी बड़ी होगी। बोन्स, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज। इसमें इंपॉर्टेंट लिगामेंट और टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डिफरेंशिएशन के चांसेस आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट आ सकता है। फिर आ जाओ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत बनते हैं, पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टीरिएटेड, नॉन स्टीरिएटेड एंड कार्डियक मसल टिश्यूज। 3 होते हैं इसमें। पहला होता है स्टीरिएटेड, दूसरा होता है नॉन स्टीरिएटेड एंड तीसरा इज कार्डियक। इनके बारे में बताती हूं। अगर डिफरेंशिएशन पूछा है ना और डायग्राम नहीं भी पूछा तो आप लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे इसमें, वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से दिलाएगा। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, देखो। जो सबसे पहले स्टीरिएटेड मतलब धारीदार, ये इस तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल, लंबे लंबे,
ठीक है। यहाँ पे लाइट बैंड और डार्क बैंड्स होते हैं, ये लाइट बैंड, ये बीच का लाइट बैंड हो गया, ये फिर एक और डार्क बैंड हो गया। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सिंगल होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस जहां पे भी इस तरह से कुछ न्यूक्लियस आप कहीं कहीं पे बना सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं विद डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। ये हमारे हाथ पैर के जितने भी मसल्स हैं वो क्या है, ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने वाले काम। देखो ये मेरा हाथ मुड़ा है, किस वजह से मुड़ा है, दो मसल्स की मदद से। ऊपर वाली मसल कंट्रैक्ट हुई, नीचे वाली मसल रिलैक्स हुई, तो हमारा हाथ मुड़ गया है ना। तो ये हो जाते हैं स्टीरिएटेड। तो जैसे ही डायग्राम बनाओगे 2 नंबर पक्के आपके, 3 नंबर का आएगा। फिर 1-2 डिफरेंस बता दिया, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए होते हैं। नॉन स्टीरिएटेड ये इस तरह के होते हैं, स्पिंडल शेप, बीच में न्यूक्लियस है, कोई स्टीरिएशंस नहीं है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए ये जाने जाते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गई मेरी, मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूवमेंट हो रहा है, जो हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, इनवॉलेंट्री, वो अपने आप होते रहते हैं। नॉन स्टीरिएटेड, धारी भी नहीं है। कार्डियक मसल कुछ कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। मेन चीज सिलेंड्रिकल तो होते कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड। सिलेंड्रिकल तो होते हैं लेकिन ब्रांचिंग होती है, इसीलिए ये लोग बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होकर चलते, तभी थकते नहीं। हार्ट अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले उसने बॉडी में काम करना शुरू किया और आखिरी सांस तक करता है विदाउट रेस्ट। कभी जिंदगी में आधे मिनट का भी रेस्ट नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, मजबूती के लिए ब्रांच होते हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल होंगे और बहुत सारी ब्रांचिंग होंगी। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लियस वाला एक सेल, इस तरह से। इसमें भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले हल्के होते हैं, इतने गहरे नहीं होते। तो ये इस तरह से आप लोग इनके डायग्राम्स को बना दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे अपने आप ही पक्के। इस तरह से यूनिन्यूक्लिएट कर दिया इनको, एक एक न्यूक्लियस दे दिया। ये आपके कार्डियक टिश्यू, ये डायग्राम बनाए, आपके मार्क्स आने की संभावना पूरी हो गई। डिफरेंशिएशन ही होता है, आने की क्वेश्चन इनकी पूरी चांसेस बने होते हैं। अगला टॉपिक लास्ट, नर्वस टिश्यू। एक ही इसका फैमिली मेंबर है न्यूरॉन, और इसका 3 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज आता है हर साल। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन, 3 नंबर का। कैसे है इसका डायग्राम बनाने का तरीका सिखाती हूँ। बच्चे ना इसको टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कुछ मत करो, उल्टे सी बना दो 4-5 ऐसे जोड़ जोड़ के एक दूसरे के साथ, और सारे सीओ का मुंह एक बार एक जगह आ जाए। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने बनने चाहिए कितने नहीं। फिर इनको ऐसे खींच के ले जाओ, लास्ट में क्या कर दो, एक पूंछ बना दो। अब यहाँ पे देखो बॉक्सेस जैसे बनेंगे, एक्सॉन कहते हैं इसको। बहुत मैं 11th के हिसाब से डिटेल नहीं बना रही हूँ। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम आपने नोट्स ऑफ रणवीर नहीं दिखाया, आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। बच्चों मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, एक पर्टिकुलर क्लास के सिलेबस का बनाती हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसी न्यूरॉन को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप लोगों को बताती हूँ। तो ज्यादा आप लोग ये मत सोचना ये नहीं बताया और वो छोड़ दिया। ये एक्सॉन है, ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही आपने बनाना है ये वाला हिस्सा। और ये इस तरह की ब्रांचिंग कर दो, दीज आर डेंड्राइट्स। बहुत आसानी से 2 मिनट में ये 3 नंबर का न्यूक्लियस लेबलिंग कर दो। ये क्या है, डेंड्राइट्स। नाउ दिस इज न्यूक्लियस। ये पूरा का पूरा क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी मैंने सेल बताया था आपको, जिसमें न्यूक्लियस होता है और सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है सारी, वो सब इसमें पाई जाती है, सब सेल बॉडीज हैं इसके अंदर। ठीक है, दिस इज सेल बॉडी, मेन सेल बॉडी होगी। ये क्या है, ये है एक्सॉन, जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके अगले न्यूरॉन तक जाती है। एंड दिस इज नर्व एंडिंग। आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। ये इस तरह का डायग्राम बन गया ना कितनी आसानी से, इजी बनेगा, फटाफट से 3 नंबर दिलाएगा आप लोगों को। और अभी नहीं,
हर साल काम आएगा। अगले साल भी इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली न्यूरॉन के बारे में। तो ये हो गया आप लोगों का टिश्यू कंप्लीट। होपफुली आप लोगों को अब सब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कई चीजें ना ट्रिक से याद करनी होती है। ट्रिक का मेरा मतलब ये नहीं कि इसको एग्जाम्पल वहां ले जाओ वहां ले जाओ, लेकिन सिस्टमाइज तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो टफ से टफ चीजें भी आसान हो जाती हैं। इन्हीं वीडियोस के डिटेल्ड वीडियोस अगर आपने देखने हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, उसकी तरफ भी आप जाके देख सकते हो। दीज आर फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, आप लोग पढ़ें, शेयर करें और बहुत अच्छी तैयारी करें। तब तक के लिए मैं नया वीडियो बनाती हूँ। गुड बाय।